सो हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी प्लस। नमस्कार और आप सभी का अनअकैडमी प्लस के आज के इस लाइव सेशन में मैं स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर मेरे द्वारा एक सीरीज को चालू किया गया है और इस सीरीज के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, भले वो प्रीलिम्स में पूछे गए हो, भले वो मेंस में पूछे गए हो, भले वो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हो या भले वो मुख्य परीक्षा के प्रश्न हो, और भारतीय इतिहास की हो, जहां तक मुख्य परीक्षा की बात है, मेंस के एग्जामिनेशन की बात है, वहां पे तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाता है, वहां पे तो विश्व इतिहास का सिलेबस भी आ जाता है। तो इस सीरीज के अंतर्गत यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक जितने भी पूछे जा चुके हैं, उनके ऊपर मैं आप सभी से डिस्कशन करूंगा और मेरा इन लेक्चर्स के माध्यम से यह प्रयास रहेगा, यूपीएससी में पूछे गए कम से भी कम 10 लेक्चर या 10 साल के 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अब देखिए दोस्तों, जहां तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात है, जहां तक यूपीएससी के गत वर्षों के प्रश्नों की बात है, तो किसी भी टॉपर के इंटरव्यू को आप लोग देख लीजिए या मेरी व्यक्तिगत राय भी यदि आप माने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना केवल हमको एक पैटर्न बताते हैं कि भाई यूपीएससी में प्रश्नों का स्तर कैसा रहता है, किस तरीके से आपसे यूपीएससी में एग्जाम पूछे जाते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से टॉपिक को आपको किस तरीके से कवर करना होता है, यह भी आइडिया आपको लग जाता है। क्योंकि आज आपका इस सीरीज का पहला लेक्चर है। अगले 7 दिनों तक डेली टू डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा और अगले 7 दिनों तक रोज रात 8:30 बजे आप लोगों के साथ में क्लास कंडक्ट करूंगा, रोज 8:30 बजे रात को। तो अगले 7 दिनों तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं और आप भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। रोज हम 8:30 बजे मिलने वाले। चूंकि आज आपका ये पहला लेक्चर है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस सीरीज से परिचय करवा देता हूं, है ना। क्योंकि देखो, हमें काफी सारा कुछ पढ़ना है ना। थोड़ा सा आप जान तो लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। 2-5 मिनट में उसके ऊपर डिस्कशन करके आपके सामने बड़े प्यारे प्यारे सवाल 1857 की क्रांति के लाने वाला हूं, चिंता मत कीजिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति, गांधीवादी आंदोलन, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं 2 मिनट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से आपको यह भी पता लग जाता है कि भाई किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, अब यूपीएससी के 10 सालों के एग्जाम को आप निकाल के देखोगे, प्रीलिम्स के एग्जाम को, क्योंकि आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले 10 वर्षों के प्रीलिम्स के मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर को देखोगे, तो यूपीएससी में गांधीवादी आंदोलन से, गांधीयन मूवमेंट से 10 सालों में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आप हर साल यह मान सकते हो 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। और गांधीवादी आंदोलन को पढ़ते हुए हमें एक और बात को ध्यान रखना होगा, हमें एक और चीज को नोटिस करना होगा कि गांधीवादी आंदोलनों को पढ़ने के क्रम में हम केवल आंदोलन या गांधी जी की राजनीति या गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा,
गांधी जी का कांग्रेस में क्या योगदान रहा, गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन लड़े गए, ये सब तो हमें पढ़ना ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो आपको यह भी आइडिया लग जाएगा, आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने केवल गांधी जी के राजनीतिक जीवन से ही क्वेश्चन नहीं पूछे, गांधी जी के आध्यात्मिक जीवन से भी क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओगे तो आपको पता लगेगा गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, गांधी जी के राजनीतिक विचार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैनिज्म की एक थ्योरी थी, जैनिज्म का एक सिद्धांत था स्यायवाद, तो किस तरीके से जैनिज्म के सिद्धांत स्यायवाद का गांधी जी के जीवन पर प्रभाव था, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से हम समझ सकते हैं कि भाई यूपीएससी की नीड क्या है, हमें किस तरीके से तैयारी करना होता है। और देखो यार, सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि आप किसी भी टॉपिक को खत्म करते चलो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर सही है या आपकी तैयारी का स्तर गलत है। मैं आपकी किस तरीके से सीरीज में मदद करूंगा, अपना परिचय मैं आपको दे दूं। जैसा कि आप सभी मुझे अनुज गर्ग के नाम से जानते हैं और मैं पिछले 8 वर्षों से यूपीएससी के लिए भारतीय इतिहास को पढ़ा रहा हूं। इस दौरान मेरे द्वारा 100 से भी अधिक किताबों को, रिसर्च पेपर्स को पढ़ा गया भारतीय इतिहास के ऊपर। काफी सारी लेटेस्ट किताबों को भी मेरे द्वारा इस दौरान अध्ययन किया गया। मुझे 5 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं और मैं भारत के आधुनिक इतिहास के ऊपर खुद की एक किताब भी लिख रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस अनुभव से आपको बड़ी मदद मिलेगी और आपको इतिहास पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अगर आप सभी लोग आज के लेक्चर के लिए तैयार हैं, तो क्या हम आज के सत्र की शुरुआत करें? क्या आप सभी लोग तैयार हो? कैन वी गेट स्टार्टेड? क्या आज के सत्र की हम शुरुआत करें? कैन वी गेट स्टार्टेड? आई होप कि आप सभी आज के सत्र के लिए तैयार हैं। आज के सेशन में हम आग लगा देंगे। आग कौन सी वाली? जलाने वाली नहीं, वो आग जो ज्योति देती है, जो प्रकाश देती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको कमेंट सेक्शन में डीएक्टिवेट कर रहा हूं, है ना, मतलब मैं चैट सेक्शन को ऑफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा। और देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा सर, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, कुछ लोग आप आंसर देना पोल में, कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा, कुछ आप आंसर देना पोल में। इस तरीके से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लाना चाहूंगा। यह पहला क्वेश्चन है और देखिए, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मित्रों, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को भी पूछना, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर भी देखना और देना, लेकिन पहले जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं वो तरीका आप लोग सीख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको डेमो के रूप में करवा देता हूं, फिर आने वाले आपको ही सॉल्व करने। तो पहले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूं और बड़ा मजा आज के लेक्चर में आने वाला है। इस क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के बाद आर्मी के बारे में, सेना के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। कास्ट लॉयल्टीज वर इंकरेज्ड अमंग द आर्मी मैन। भारतीय सैनिकों में जाति की वफादारी को बढ़ावा दिया गया था। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए मित्रों, 1857 की क्रांति के विषय में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के कारणों को पढ़ते हैं, 1857 रिवोल्ट के कारणों को पढ़ते हैं। और 1857 की क्रांति के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 1857 की क्रांति में सिपाही सेना ब्रिटिशर्स से बड़ा नाराज थी। आखिरकार सेना की नाराजगी का कारण क्या था? आखिरकार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सैनिकों ने कितनी बड़ी क्रांति को क्यों कर दिया? क्योंकि 1857 की क्रांति में चर्बी लगे कारतूस का मुद्दा था, एनफील्ड राइफल का मुद्दा था।
ब्रिटिश के द्वारा भारतीय सिपाहियों से बोला जा रहा था कि आप सुअर और गाय की चमड़ी लगे कारतूस का इस्तेमाल कीजिए, और इस बात ने सिपाहियों की धार्मिक भावना को आघात कर दिया, रिलीजियस सेंटिमेंट को ब्रेक कर दिया। और जब सिपाहियों से अपेक्षा की गई कि सिपाही चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करेंगे, तो सिपाहियों ने इसको इनकार कर दिया इससे, और 1857 की क्रांति हो गई। अब 1857 की क्रांति के पीछे का एक सैन्य कारण भी था, सिपाहियों का कारण था। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं था कि 1857 की क्रांति में सेना में केवल इस बात को लेकर नाराजगी थी कि ब्रिटिश उनसे बोल रहे थे कि आप चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करो। केवल सिपाहियों में इस बात की नाराजगी नहीं थी। सिपाहियों के साथ तो ब्रिटिश काफी लंबे समय से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। कई सारे ऐसे यूरोपीय बड़े बड़े अफसर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, जो भारतीयों से कम योग्य थे। उसके बावजूद भी बड़े बड़े पदों पर केवल यूरोपियंस को ही रखा जाता था, केवल ब्रिटिश को ही रखा जाता था। भारतीयों को सेना में बड़ी छोटी छोटी पोस्ट मिलती थी। यूरोपियों की तुलना में भारतीयों की सैलरी भी कम होती थी। और अगर 7 समुंदर पार करके भारत को दूसरे देशों में युद्ध लड़ने के लिए भी जाना पड़ता था, तो ब्रिटिश उनको कोई अलग से वेतन नहीं देता था, उसी वेतन उनको काम चलाना पड़ता था। केवल 7 रुपए मासिक वेतन भारतीयों को मिला करती थी, जबकि ब्रिटिश को 21 रुपए मिला करती थी। तो एक तो आप बोल रहे हो कि चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करो, एक आप बोल रहे हो कि आपको हमने बाहर भेजा, अफगानिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए भेजा, तो हम आपको अलग से किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा वेतन नहीं देंगे। और तीसरी तरफ आप बोल रहे हो कि सारे के सारे बड़े पद केवल यूरोपियों के लिए रखे जाएंगे, भारतीय सैनिकों के लिए नहीं रखे जाएंगे। तो भारतीय सैनिक मान लो कोई योग्य भी है, वो एक अयोग्य ब्रिटिश अधिकारी के अंतर्गत काम कर रहा है, तो उसके मन में तो बेचैनी होना स्वाभाविक है। अगर एक कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति कोई कम समझदार व्यक्ति के अंडर में काम करेगा, तो वो भला काम कैसे चलने वाला है? कभी ना कभी तो उस व्यक्ति के मन में बेचैनी होगी। और यहां तक कि भारतीय सिपाहियों से तो यह तक बोला जा रहा था कि आप 7 समंदर पार करके हमारे लिए सर्विसेज देंगे। और भारतीय ऐसा मान के चलते थे कि यदि उन्होंने समुद्र पार करा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र पार करेंगे तो ठंडे प्रदेश होंगे, कोल्ड नेशंस होंगे, तो भारतीयों को मांसाहार का भी सेवन करना पड़ेगा। इसलिए वो ऐसा मान के चलते थे कि समुद्र पार करके हम आपकी सर्विसेज देने के लिए नहीं जाएंगे। जब सिपाहियों के साथ ब्रिटिश के द्वारा इतना ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था, इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, तो 1857 की सैन्य कारण दिए थे। 1857 की क्रांति में सेना ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। अब ऑब्वियस सी बात है, 1857 की क्रांति में जब ब्रिटिश हित को चोट पहुंची और जब सेना ने कितनी बड़ी क्रांति ब्रिटिश के सामने प्रस्तुत कर दी, तो ब्रिटिश को भी 1857 की क्रांति के बाद सेना के खिलाफ कदम तो उठाने थे। यह बात तो बड़ा स्वाभाविक है, यह तो आप समझ सकते हैं, यह बात तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ सैनिकों ने कितनी बड़ी क्रांति कर दी, तो सैनिकों को सबक सिखाने के लिए 1857 की क्रांति के बाद वे कुछ परिवर्तन भी लाएंगे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने भारत में कुछ परिवर्तन लाए, और 1857 की क्रांति के बाद कुछ परिवर्तन लाते हुए सेना को कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज किया गया, सेना का कंप्लीटली पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन का आधार बनाया गया कास्ट और रिलीजन को, धर्म को इसका आधार बनाया गया। मतलब ऐसी जातियां जिसने ब्रिटिश के प्रति 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको मार्शल रेस घोषित किया गया, और ऐसी सभी जातियों और धर्म के लोग जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के खिलाफ एक चुनौती पेश करी थी, उनको नॉर मार्शल रेस बोला गया और उनको साइडलाइन किया गया, और यूरोपियंस की संख्या भारतीयों की तुलना में बढ़ाई गई। मान लीजिए पहले भारत में एक ऐसी स्थिति थी कि एक
एक यूरोपीय सैनिक पे 5 भारतीय सैनिक थे। तो अब इस रेशियो को 3:5 करा गया। अब भारत के सैनिक यदि 5 है तो 3 उसमें यूरोपीय सैनिक होते थे। इतना ज्यादा वो डर गए थे कि एक तो यूरोपियों की संख्या 1857 की क्रांति के बाद बढ़ाई गई, और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूं, सेना का पुनर्गठन करते हुए धार्मिक आधार पर सेना का विभाजन करने का प्रयास किया। कास्ट लॉयल्टी को इंक्रीज किया ब्रिटिश ने। ऐसी जातियों को अपने साथ मिलाना चाहा जो ब्रिटिश की वफादारी, कम से कम वफादारी नहीं कर रहे थे तो ब्रिटिश का विरोध नहीं कर रहे थे। यह परिवर्तन लाए गए। और अवध से तो उन्होंने रिक्रूटमेंट ही बंद कर दिया था। अवध और सेंट्रल इंडिया के क्षेत्र से उन्होंने रिक्रूटमेंट ही बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। तो सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत और अवध के क्षेत्र से आखिरकार ब्रिटिश ने सेना को लेना क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि अवध की 75% जनसंख्या 1857 की क्रांति में लड़ रही थी। 75% पॉपुलेशन, आप इमेजिन कर सकते हो, अवध की 75% मेल पॉपुलेशन, पुरुष जनसंख्या 1857 की क्रांति में लड़ रही थी। वाजिद अली शाह से लोगों को बहुत प्रेम था। ब्रिटिश ने सोचा हम वाजिद अली शाह को अवध की गद्दी से हटा के कलकत्ता भेज देंगे तो जनता चुपचाप रहेगी, कुछ नहीं करेगी। जनता को वाजिद अली शाह से लगाव था, हालांकि पूरी जनता को तो नहीं था, लेकिन लगाव था। उन्होंने 1857 की क्रांति में 75% पुरुष जनसंख्या ने जब पार्टिसिपेट किया तो अवध को उन्होंने क्या कर दिया? रिक्रूटमेंट लेना बंद कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करने का प्रयास करें, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कैसे आर्मी में परिवर्तन लाए? कास्ट लॉयल्टीज वर इंकरेज्ड अमंग द आर्मी मैन। तो क्या सेना के लोगों में कास्ट को लेके, धर्म को लेके, रिलीजन को लेके भेदभाव किया गया था? बिल्कुल सही बात है भाई, अब तो वो भेदभाव करेंगे इसे। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब जिसमें पहला नहीं आ रहा है वो ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता है। पहला, ये बात हो गई। द ओल्ड पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम ऑफिसर कोर्प्स वाज अबोलिश्ड। पहले क्या नीति चलती थी कि भारतीयों को ऑफिसर के पद नहीं मिलते थे। 1857 की क्रांति से पहले बड़े बड़े ऑफिसर के पद केवल किसको मिलते थे? ब्रिटिश को मिलते थे। 1857 की क्रांति के बाद इस नीति को परिवर्तित कर दिया गया। अरे भाई, ना तो वो पहले बड़े बड़े पद देंगे, ना वो बाद में बड़े बड़े पद देंगे। आप खुद ही सोचो, 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने जब इतनी बड़ी भूमिका निभाई, बाद में चल के अगर ऑफिसर का पद दे दिया गया तो ये तो खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो आखिरकार भारतीयों को बड़े बड़े पद सेना में वो क्यों देंगे? तो इसमें सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। अब जिसमें सेकंड आ रहा है वो गलत हो गया। इस ऑप्शन में सेकंड आ रहा है, गलत हो गया। इस ऑप्शन में सेकंड आ रहा है, गलत हो गया। हमारा ऑटोमेटिकली आंसर इसमें क्या हो गया? सी हो गया। ऑटोमेटिकली इसमें आंसर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। और अगर आप तीसरे क्वेश्चन को भी पढ़ोगे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वाज प्रैक्टिस्ड। धर्म के आधार पर रिक्रूटमेंट के समय भेदभाव किया जाता था, तो तीसरा वाला भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है? अरे भाई, लेक्चर में मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, लेक्चर में मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोग आज ये मान के चलो, आज का लेक्चर खत्म होने तक आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो, चिंता मत करो। बस मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आधा अधूरा लेक्चर नहीं, पूरे लेक्चर को मेरे साथ एंजॉय करो यार। इतिहास यहां नहीं सीख पाए तो भैया कहीं नहीं सीख पाओगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम चटकाते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, सिंपल हो गया ये।
आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन से आर्मी के सेना में पुनर्गठन के प्रति कदम उठाए गए थे? हम सभी को पता है भैया 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश काफी सारे सेना में परिवर्तन लाए थे। हमें बताना है कौन कौन से लाए थे। द परसेंटेज ऑफ यूरोपियंस इन द आर्मी वाज डिक्रीज्ड। अब भाई ये खुद ही सोचो आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पहला वाला इसमें आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? क्या यूरोपियों की संख्या बढ़ेगी 1857 की क्रांति के बाद या घटेगी 1857 की क्रांति के बाद? वेरी गुड, ऑब्वियस सी बात है भाई, अनुपात तो बढ़ेगा ही सही ना। तो पहला वाला तो इसमें गलत हो गया। टू क्रिएट डिवीजन अमंग वेरियस ग्रुप्स इन आर्मी, रेसेस लाइक सिख गुरकाज वर डिक्लेयर्ड नॉन मार्शल। तो ऐसा नहीं है सिखों को इन्होंने नॉन मार्शल रेस घोषित किया था, सिखों को इन्होंने मार्शल रेस घोषित किया था, नॉन मार्शल नहीं किया था। तो इसमें दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर वन नॉर टू। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगा, आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात कंफर्म कीजिए, देखो मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करवा ही रहा हूं, अगर 2-4 क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करवा दूं, मैं प्रीवियस तो पूरे करा रहा हूं, 2-4 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं जो पहले नहीं पूछे गए लेकिन आने की संभावना है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई आपका टॉपिक तो क्लियर होता जाएगा ना, पोल में यस और नो में आंसर दें, अगर चलेगा तो यस बोले। 2-4 क्वेश्चन अगर हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना, है ना, ताकि हमारी पढ़ाई और अच्छी होगी इससे, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेकी और पूछ पूछ, सही बात है भाई, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, देखिएगा आप कितना मजा आएगा। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, which of the following was not the cause of discontent among the sepoys? 1857 की क्रांति के बारे में सिपाही में क्या कारण नहीं था विद्रोह का? मतलब 3 कारण थे, एक कारण नहीं था। 3 तो कारण थे, एक कारण नहीं था। 3 कारण तो होंगे, एक कारण नहीं था। इसको सोल्व करते हैं। द ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस व्हेन सर्विंग इन सिंध। तो क्या 1857 की क्रांति के बारे में आप मुझे बताइए, ए वाला सही होगा या गलत होगा? क्या 1857 की क्रांति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सिपाहियों को जो बाहर जाने के लिए एक्स्ट्रा वेतन नहीं मिलती थी, वो उनके बीच में क्या था? एक डिस्कंटेंट का कारण तो था भाई। ये वाला तो सही है, जबकि हमको गलत बताना है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें दोस्तों सही नहीं बताना है, हमें गलत बताना है। तो पहला ही हो गया। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 रिक्वायर्ड रिक्रूट्स टू द सर्व एनीवेयर ओवरसीज इफ ऑर्डर। 1857 की क्रांति में क्या सिपाहियों के बीच में एक ये भी झगड़े का कारण था कि उन्हें कहीं भी 7 समंदर पार करके ब्रिटिश की सेवा के लिए भेजा जा सकता था? मैंने आपको बताया था मांसाहार वाली बात, तो ये भी सही है, इसमें हमको तो गलत बताना है। एनिहिलेशन फेस्ड इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। अब पहला अफगान युद्ध हुआ था लगभग 1838 के पास, ब्रिटिश ने उसमें मुंह की खाई। 1857 की क्रांति में इस बात ने सिपाहियों को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि यार ब्रिटिश को जब अफगान हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं हरा सकते? अरे पहले तो ब्रिटिश ये बोला करते थे, वी आर द पैरामाउंट पावर इन इंडिया, हमसे बड़ा भारत में कुछ है भी नहीं, हमसे बड़ा भारत में कोई है ही नहीं। चलो भारतीय मान लेते थे कि ब्रिटिश से बड़ा भारत में कुछ है ही नहीं, लेकिन जब पहले अफगान युद्ध में ब्रिटिश हारे तो भारतीयों को एक आत्मविश्वास आया कि जब अफगानी इनको हरा सकते हैं तो हम इनको क्यों नहीं हरा सकते? तो यह भी 1857 की क्रांति का एक कारण था।
अब ऑब्वियस सी बात है, यदि हमें 3 ऑप्शन पता लग गए कि ये कारण थे, तो एक कारण जो सी बचा वो आंसर हो जाएगा। फिर भी सी वाला आपको मैं पढ़ा देता हूं। The Sipais were forced to wear turbans and have beards to display their caste and sectarian loyalty openly. सिखों से यह बोला जाता था कि आप पगड़ी बांधिए, मुस्लिम से यह बोला जाता था कि आप बियर्ड रखिए। ब्रिटिश ने इसके लिए फोर्स नहीं किया था, ब्रिटिश ने इसके लिए मना किया था सर। उल्टा दे दिया यहां पे आपको एग्जामिनर ने। ब्रिटिश ने इसको फोर्स नहीं किया था कि आप बांधिए, आप पहनिए, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। ब्रिटिश ने इस बात को मना किया था कि आप ऐसा ना करें, तो यह कारण नहीं था। अगर यहां पे होता सिपाहीज वर डिनाइड टू वियर, मतलब सिपाहियों से मना किया गया था, तो यह भी इसका एक कारण था, लेकिन इसका सी वाला गलत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की इसमें तकलीफ हुई होगी, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आप लोग मुझे बताइए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आप लोग मुझे बताइए। सिंपल क्वेश्चन था ना, एक ही कॉन्सेप्ट से हमने क्लियर कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांधी जी पे भी आना है हमको, गांधी जी पे भी आना है हमको, गांधी जी पे भी आना है हमको। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन में आपको और कराना चाहूंगा 1857 बोर्ड। उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में गांधी जी पे आऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेंजेस ब्रॉट इन द इंडियन आर्मी आफ्टर 1857। 1800, अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं 40 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। प्लीज कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर ना दे, आप लोगों को मैं पोल चालू करूंगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद मैं पोल चालू करूंगा, आप लोग पोल में आंसर दीजिएगा। आप लोग अपना समय लें, इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर मैं पोल चालू करूंगा। अगर आप थोड़ा भी अटेंटिव होके बैठ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, मैं पोल चालू कर रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पोल चालू कर रहा हूं, आराम से कर सकते हो आप लोग, आराम से कर सकते हो आप लोग। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स शुरू होगा नवीन प्रीलिम्स के बाद। काफी सारे बच्चों ने ए आंसर दिया है, कुछ ने बी, कुछ ने सी, कुछ ने डी। देखते हैं किसका आंसर सही होगा भाई। इजी है ना भरत? भरत बोल रहे सर ये तो बच्चों का खेल है, बिल्कुल बच्चों का खेल है। कारण बताता हूं, आप लोग तीसरा वाला पढ़ो, तीसरा वाला ऑप्शन पढ़ो। अवध से रिक्रूटमेंट बढ़ा था या कम हुआ था? क्या लगता है आपको, अवध से रिक्रूटमेंट बढ़ा था या कम हुआ था? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर 1857 की क्रांति में 75% अवध की पुरुष जनसंख्या पड़ रही थी, तो रिक्रूटमेंट कम ही होगा ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं तीसरा वाला से गलत है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं तीसरा वाला गलत है? और अगर मित्रों तीसरा वाला गलत है, आप पहले और दूसरों को पढ़ो ही मत। अब आप देखो तीन किस किस में आ रहा है, वो ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ऑटोमेटिकली ये आंसर सही हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किस तरीके से ऑप्शंस के साथ खेलना है, ये बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? अरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार जरा थम्स अप की लड़ लग जानी चाहिए। 2000, 3000, 4000 जितना आपकी मर्जी हो, एक बार जरा थम्स अप की वो। और देखो यार, आप लोगों का परफॉर्मेंस है ना, बड़ा काबिल तारीफ है। मैं आपको उसका कारण बताता हूं। अब देखो, मुझे नहीं पता कि कितने लोग 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ा ही पढ़ा है। मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवा रहा हूं, उसके बाद भी 70% बच्चों ने सही किया। मतलब मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूं और आप लोग भी क्लास में अटेंटिव होके बैठ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही मेहनत करना है हमको। अभी देखिए गांधी जी के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। चलिए, काफी सारे लोग अनअकैडमी प्लस को जो ज्वाइन कर चुके हैं वो भी यहां पे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बात बस, फिर गांधी जी पे मैं जल्दी से आ रहा हूं। जल्दी मुझे बताओ, 7 तारीख को भी लेक्चर है, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, 11 को भी, 12 को।
अगले 7 दिन लगातार 8:30 बजे कौन कौन मिलने वाला है मुझसे? जल्दी बताइए, डेली टू डेली बेसिस पे, रोज 8:30 बजे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ाई का यही जज्बा तो चाहिए भाई, यही जज्बा होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा गांधी जी के बारे में आ जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी के बारे में शुरुआत में मैं 10 मिनट आपको पढ़ाऊं, फिर एमसीक्यूज चालू करूं। यह आइडिया ठीक रहेगा क्या? गांधी जी के बारे में शुरुआत में 10 मिनट में आपको पढ़ाऊं, उसके बाद एमसीक्यूज चालू करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आपको कमेंट सेक्शन में मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, है ना? क्या होता है, आप बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, उससे मेरा डिस्ट्रैक्शन के चलते अपनी बात अधूरी छोड़ जाएगी। मैं आपको पूरा अपने आप से कनेक्ट करने का मौका दूंगा। आप लोग मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछना, मैं लगभग सभी के क्वेश्चन आंसर देने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको जब तक समझा रहा हूं, तब तक मैं कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन को ऑफ कर रहा हूं। अब गांधी जी के बारे में सुनिए दोस्तों। महात्मा गांधी की जब भारत में एंट्री होती है, उस समय भारत में वर्ल्ड वॉर वन, विश्व युद्ध प्रथम चल रहा होता है। उस समय भारत में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हो जाती है और 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी की भारत में एंट्री होती है। 1917 में 1917 में गांधी जी भारत में चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च करते। चंपारण सत्याग्रह उनके द्वारा लॉन्च किया जाता है और चंपारण सत्याग्रह जो होता है, उसमें दरअसल मुद्दा क्या होता है कि ब्रिटिश के द्वारा बिहार चंपारण के लोगों को इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा था कि किसान अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पे 3/20 पार्ट पे इंडिगो की खेती करेंगे। वो क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे। 3 कटिया सिस्टम मतलब किसानों को जबरदस्ती 3/20 भाग पे इंडिगो की खेती करनी थी। उनको जबरदस्ती क्या करना था? नील की खेती करनी थी। अब किसान अपनी मर्जी से फसल उगाना चाहते थे, अपने अनुरूप काम करना चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए इनवाइट किया। गांधी जी से बोला, आखिरकार किसानों पे ये बाउंडेशन, ये बाध्यता क्यों होना चाहिए कि उनको 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती इंडिगो की खेती करना पड़े। गांधी जी ने चंपारण के किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ एक सत्याग्रह कर दी और इस सत्याग्रह में गांधी जी को जीत प्राप्त होती है और ब्रिटिश को 3 कटिया सिस्टम समाप्त करना पड़ता है। अब किसान अपनी मर्जी से जो चाहे फसल उगा सकते थे। गांधी जी की 1915 में भारत में एंट्री हुई और 1917 में उनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया गया और उन्होंने 3 कटिया सिस्टम को वहां पे एंड करा दिया। गांधी जी की भारत में यह पहली सफलता थी। दूसरी सफलता की बात करें, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917-18। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में दरअसल कौन सा मुद्दा नहीं था? क्या मुद्दा था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ब्रिटिश के द्वारा यह बोला गया कि हम प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। प्लेग बोनस को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू करने का मतलब क्या है? अभी देखो, कोविड-19 से जोड़ के आपको यह चीज समझाऊंगा सर। मान लीजिए कि कोरोना वायरस चल रहा है, हर तरफ हाहाकार हाहाकार, त्राहिमाम त्राहिमाम चल रहा है। ऐसे में जितने भी सक्षम लोग हैं, उनकी ये कम से कम नैतिक जिम्मेदारी तो बन जाती कि उनका जो स्टाफ रहा है, उनकी किसी भी प्रकार से सैलरी को कट ना करें। अगर वे काम पे भी नहीं आ रहे हैं तो उनकी सैलरी किसी भी प्रकार से कट ना करें, बल्कि उनका जितना भी हो सकता है सहयोग करें।
और कोरोना वायरस के चलते मान लीजिए, सोच लीजिए, ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन देने से मना कर दिया, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। उसी तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल ओनर जो मालिक थे वो ये कह रहे थे कि अब हम प्लेग बोनस डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब प्लेग बोनस क्या हुआ था? प्लेग तो खत्म हो चुका था, ये जो महामारी थी वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वर्कर्स की डिमांड थी कि भाई आप सैलरी में थोड़ा बहुत इजाफा करो, सैलरी को इंक्रीज करो, इतने समय से वैसे ही आपने सैलरी नहीं बनाई है। तो गांधी जी की तो पूरी एक ट्रस्टीशिप की थ्योरी इकोनॉमी पे, उस थ्योरी में अभी मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन वर्कर्स की डिमांड थी कि आप 50% से हमारी सैलरी को बढ़ाओ। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मान के चल रहे हो कि वर्कर्स की डिमांड नाजायज है, कि अगर प्लेग हट गया तो उनकी सैलरी भी, मतलब जो बोनस था उसको भी डिसकंटिन्यू करना था, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि जो डिमांड कर रहे थे जो मिल के जो कर्मचारी थे नाजायज है, तो मैं आपको बता दूं ब्रिटिश अपने जमाने में इतनी कम सैलरी देते थे। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि 1824 के आसपास की घटना है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, ढाका में काम करने वाले फैक्ट्री के जो मजदूर थे ना, उन्होंने ब्रिटिश का विरोध करने के लिए अंगूठे काट लिए थे अपने, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सबने अपने अंगूठे काट लिए थे, जो वीवर्स थे ना, जो बुनकर थे, क्योंकि उनको इतनी कम वेतन दी जाती थी। एक बार जब प्लेग चला गया तो ब्रिटिश ने बोला हम वेज हाइक नहीं करेंगे। वर्कर्स की डिमांड थी कि 50% तक की डिमांड बढ़ाई जाए हमारी सैलरी, ब्रिटिश का यह कहना था कि 20% बढ़ाएंगे। गांधी जी ने बीच में इंटरवीन करा, लगभग 35% तक वर्कर्स की वेज हाइक हुई, और इस तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी गांधी जी को सफलता मिली। 2 कैंपेन कर रहे हैं लगातार, अभी 2 साल पहले आए हैं, लेकिन 2 साल पहले आए तो क्या हुआ? साउथ अफ्रीका से 22-23 साल का अनुभव लेके आए सर, 22-23 साल साउथ अफ्रीका में रहे गांधी जी। जैसे ही चंपारण में आए, तिनकटिया सिस्टम समाप्त, अहमदाबाद में स्ट्राइक, प्लेग का बोनस उनको मिल गया। और खेड़ा सत्याग्रह उसको मत भूलें आप लोग, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी हुई, और इस खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि एक बड़ा अकाल पड़ा था, और ब्रिटिश ने क्या बोला? अच्छा, ऐसा एक कमीशन था, और उस कमीशन का यह कहना था कि जब भी अकाल पड़ेगा, जब भी अकाल पड़ेगा या जब भी सूखा पड़ेगा, तो हम टैक्स कम लेंगे। अगर 25% से ज्यादा फसल कम हो गई, 25% से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई, तो हम क्या करेंगे? टैक्स कम लेंगे। यहां पे तो ब्रिटिश इतनी बड़ी आपदा के आने के बाद टैक्स कम नहीं ले रहे थे, उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो गांधी ने इस मुद्दे में इंटरवीन करा, और गांधी जी को खेड़ा सत्याग्रह में भी सफलता प्राप्त हुई। एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है। अब अगली थोड़ी सी गांधी जी का थोड़ा सा आप लोग देखोगे, थोड़ा सा ब्रिटिश के हिसाब से असफलता का दौर शुरू हुआ, ब्रिटिश के हिसाब से असफलता का दौर शुरू हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर 5 मिनट में आने वाले, थ्योरी समझ लीजिए, बस बड़ा मजा आएगा आपको, एक एक करके चटकाओगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतनी मेरी गारंटी है, बस 5 मिनट का वेट कर लो। 1919 में ब्रिटिश रॉलेट एक्ट लाया, इसने सभी भारतीयों का दिमाग खराब कर दिया सर। जलियांवाला बाग इसी के कारण हुआ सर, जलियांवाला बाग इसी के कारण हुआ सर। सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई वो इसी के कारण हुई थी सर। जलियांवाला बाग में इतने निहत्थे लोगों को ब्रिटिश ने मौत के घाट उठा दिया, जनरल डायर ने, वो रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट का मुद्दा क्या था उसको मैं आपको समझा देता हूं, रॉलेट एक्ट की राजनीति क्या थी उसको मैं आपको समझा देता हूं। ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट के माध्यम से यह बोलने का प्रयास किया कि हम किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं शक के आधार पे। अरे भाई, शक के आधार पे गिरफ्तारियां थोड़ी ना होती हैं, हालांकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं, शक के आधार पे भी गिरफ्तारी हो सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की यदि आप बात करें, लेकिन वे तो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे गिरफ्तार कर रहे थे। और ये तो आप छोड़िए,
जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको यह भी अधिकार नहीं है कि उस पर मुकदमा चल सके, उसकी सुनवाई हो सके, वो कोर्ट में जाए अपने पक्ष को रख सके। ये कैसा न्याय है भाई? क्रिमिनल के भी कुछ अधिकार होते हैं, और यहां पे तो उस व्यक्ति पे क्राइम भी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तो यह भी प्रूव नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है। पहली बात तो, पहली गलती तो आप ये कर रहे हो कि 2 साल तक के लिए उसको गिरफ्तार कर रहे हो शक के आधार पर। दूसरी गलती आप ये कर रहे हो कि उस व्यक्ति को अपने ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार भी नहीं है, सुनवाई अपील करने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए इस कानून को बोला गया नो अपील नो वकील नो दलील। नो अपील नो वकील नो दलील बोला गया इसको। और इसको एक एनआरकीएल एक्ट बोला गया, काला कानून बोला गया। एनआरकीएल का मतलब क्या होता है? अराजकता, मतलब कानून का शासन नहीं है। रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध हुआ, इसको नो अपील नो वकील नो दलील काला कानून और एनआरकीएल लॉ जैसे नामों से बोला गया। एनआरकीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, कि ये ब्रिटिश भारत में अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखो, लोगों में गुस्से के कारण मैं आपको बता दूं, लोग रॉलेट एक्ट से तो नाराज थे, नाराजगी का कारण एक और था। वो कारण आपको मैं बता दूं कि रॉलेट एक्ट से तो वो भारतीय नाराजी थे, गांधी जी नाराजी थे, बाल गंगाधर तिलक भी नाराज थे, जिनकी मृत्यु 1 साल बाद ही हो गई। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। सब नाराज थे, पता है क्यों? क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने इस बात को सोच के ब्रिटिश को सपोर्ट किया कि एक बार यदि ब्रिटिश को हमने वर्ल्ड वॉर 1 में जीत दिला दी तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हो सकता है ये हमसे खुश होके हमें स्वतंत्रता दे दे, हमें इंडिपेंडेंस दे दे, हमें स्वराज्य दे दे। तो हमने तो ब्रिटिश सरकार का साथ दिया पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये सोच के कि हमारी मदद करेंगे विश्व युद्ध 1 के दौर बाद में। मतलब मुझे तो हिंदी मूवी का वही गाना याद होता है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सोचा था मिलेगी स्वतंत्रता, बदले में मिली गिरफ्तारी 2 साल की, और उस पर भी अपील करने का अधिकार नहीं है। रॉलेट एक्ट लिया है ब्रिटिश भारत में। आप सोचिए कितना आक्रोश आया होगा। हमने तो उम्मीदें जगा ली थी ब्रिटिश सरकार को, हम सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी को तो ब्रिटिश का सर्जेंट बोला गया। गांधी जी ने जनता से अपील करी और रॉलेट एक्ट आ गया तो दिमाग खराब हो गया। तुरंत इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चालू हो गई सर, रॉलेट सत्याग्रह चालू हो गई। रॉलेट सत्याग्रह जब चालू हुई तो उन्होंने मार्शल कानून लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। लोग बाग 13 अप्रैल को बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। सैफुद्दीन किचलू की और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का उनमें एकदम विरोध था और गुस्सा था। जब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए, पहली बात तो आप अराजकता को भारत में ला रहे हो, रॉलेट कानून जैसा एनआरकीएल लॉ भारत में ला रहे हो, और जनरल डायर ने बिना एक ऑफिशियल वार्निंग दिए, बिना एक ऑफिशियल वार्निंग दिए निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भाई, ब्रिटिश सरकार ये कहती रही कि हम भारत में कानून का शासन लाएंगे, भारत में कानून का शासन नहीं है, भारत में अराजकता है। तो आप कौन सा कानून का शासन भारत में लाए? आपने निहत्थे लोगों पे बिना किसी ऑफिशियल वार्निंग दिए मौत के घाट उतार दिया। आप कह रहे हो कि आप भारत में कानून का शासन लाओगे, तो रॉलेट एक्ट क्या कानून का शासन था? आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारत की प्रेस पे पाबंदी लगाने का प्रयास कर रहे हो। आपको पता लगा कि प्रेस पे पाबंदी जब तक नहीं लगेगी हमारी जमानत जब्त हो सकती है। प्रेस हमारे खिलाफ बात करी तो आपने प्रेस के खिलाफ ही जंग छेड़ दी, उसको रोकने का प्रयास किया। ये का कानून का शासन है? ब्रिटिश जिंदगी पर ही क्लेम करते हैं कि हम भारत में कानून का शासन लाएंगे, भारत में अराजकता है। सच्चाई तो यह है कि ब्रिटिश शासन भी भारत में किसी अराजकता से कम था ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई। जनरल डायर को उस रिपोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया गया सर, बाइज्जत बरी कर दिया गया। बीच में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया था। चूंकि हिंसक घटना हो गई थी, माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए रॉलेट सत्याग्रह को उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद सस्पेंड कर दिया था। और रॉलेट सत्याग्रह की सस्पेंशन को हिमालयन ब्लंडर बोला जाता है।
हिमालयन ब्लंडर बोला जाता है। एक और बार मैं आपके साथ आप लोगों को रिपीट करवाना चाहूंगा, आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि क्लास में अटेंटिव होकर आप लोग बैठे एक बार जरा खुद का परीक्षण करें, खुद की आत्मा में झांकने का प्रयास करें। 1915 में गांधी जी की एंट्री, 1917 में चंपारण, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने तिनकटिया सिस्टम को एंड करवाया। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 35% का बोनस दिलवाया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में आप लोग ये देखते हैं कि उन्होंने टैक्स को खत्म करवाया, और उसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह करी, रॉलेट एक्ट के विरोध में, और उसके बाद आप जलियांवाला कांड देखते हो, फिर रॉलेट सत्याग्रह का सस्पेंशन। इसको हिमालयन ब्लंडर बोला जाता है। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान कर देता हूं मैं। देखो, एक बात आपको समझ में आ जाएगी, क्लास में सर जो भी बोलते हैं, क्लास में सर जो भी बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कभी भी क्लास में हमको बॉडी प्रेजेंट माइंड ऑब्सेंट होके नहीं बैठना है। जरा आपको मैं उदाहरण देता हूं, देखो आपकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं आपको इतनी सी हेल्प कर रहा हूं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, रॉलेट सत्याग्रह हुई थी 1919 में, खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1922 में, है ना, 1920 में, और नॉन कॉपरेशन, चलो मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, खिलाफत आंदोलन इसमें नहीं है। 3 ऑप्शन है आपके पास केवल। नॉन कॉपरेशन, चंपारण 1917, रॉलेट 1919, और नॉन कॉपरेशन 1922। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, 40 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं पोल चालू करूंगा। और मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 50 सेकंड दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे पता है कई सारे लोग इसको गलत करेंगे, लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगा कि आपने ये मिस्टेक करी है, शायद आप सोचोगे यार इतनी बड़ी गलती हमने कैसे कर दी। चलिए पढ़िए इसको, फिर आपको मैं मौका दूंगा। मैं पोल चालू कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, मैं आपको इसका कारण बताता हूं ये सिंपल क्वेश्चन क्यों है। मेरी बात आप समझिए, ये मैंने लीडर बोर्ड शेयर कर दिया है, अभी तक 2 में से 2 काफी सारे लोगों के सही। मैं बताता हूं ये सिंपल क्वेश्चन क्यों है। आप लोग खुद सोचो, सेकंड वाले ऑप्शन को देखो, ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसने बाल गंगाधर तिलक का गांधी जी को एक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त 1920 को गांधी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। मैंने आपसे बोला था चंपारण हुआ था 1917 में, रॉलेट हुआ था 1919 में, नॉन कॉपरेशन हुआ था 1922 में। आप खुद ही सोचो, उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित तो उसकी मृत्यु के बाद किया जाएगा ना? डी आंसर होगा कि नहीं? मेरी बात पहुंची कि नहीं? ट्रिकी क्वेश्चन था, कर सकते थे कि नहीं? इसलिए तो मैं बोलता हूं क्लास में थोड़ा आपको अटेंटिव होकर बैठना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो मान लेता हूं आपको पहला वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन और चौथा वाला ऑप्शन पता भी नहीं था। लॉजिक के साथ तो इस क्वेश्चन को आप चटका सकते थे ना? लॉजिक के साथ तो इस क्वेश्चन को आप चटका सकते थे कि नहीं चटका सकते थे?
मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंचेगी नहीं? ट्रिक से सीख पा रहे हो यूपीएससी में? यूपीएससी की ट्रिक सीख पा रहे हो कि नहीं? आया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं आपको काफी सारे और भी, अभी आप लोग कहीं मत जाइएगा, आपको काफी सारे क्वेश्चंस में अभी भी पढ़ाने वाला हूं। ये 20 मिनट और हमारा सेशन चलेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप लोग यदि मेरे साथ कंप्लीट भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास और पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हो, आप लोगों की भारतीय इतिहास, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी टेंशन समाप्त करने के लिए मैं आपके साथ अनअकैडमी प्लस पे काम करने के लिए तैयार हूं। एक बैच भी शुरू हो रहा है अनअकैडमी पर, जिसमें मैं भी हूं। और मैं आपको बता दूं, मेरा जल्द ही एक नया और फ्रेश कोर्स आ रहा है सर। मेरा एक जल्द ही नया और फ्रेश कोर्स आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर। इसमें आप लोग मान के चलो 35 लेक्चर से भी ज्यादा लेक्चर है। जिस तरीके से मैं आपको अनअकैडमी पे हिस्ट्री, पॉलिटी और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से अनअकैडमी पर इंडिया के बाकी सारे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मृणाल सर इकोनॉमी, सुदर्शन सर ज्योग्राफी, रोमन सनी सर साइंस एंड टेक, आयुष सर आपको इकोनॉमी और करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, राकेश वर्मा सर एथिक्स, सभी यहां पे अवेलेबल है। और मैं अपने कोर्सेस में इस बात का ध्यान रखता हूं, आप लोग मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ गए होंगे। इस तरह की चार्ट्स और इस तरह की टाइमलाइंस के द्वारा मैं आपको पढ़ाता हूं। अभी आपको पता है, मैंने चंपारण के बारे में बताया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा के बारे में बताया, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में, खिलाफत के बारे में, नॉन कॉपरेशन के बारे में। इस तरह की मैं आपको टाइमलाइंस और चार्ट्स भी प्रोवाइड करता हूं। मैं केवल इस बात पे फोकस नहीं करता हूं कि आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए तैयार किया जाए। आप लोग देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे हम लोग आंसर राइटिंग को भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इतना ज्यादा तैयार कर देता हूं कि आप लोग खुद इतने अच्छे आंसर्स लिखने के लिए आप लोग उसमें काबिल हो जाते हैं। आप लोग देखिए, एक लाइव क्लास से, और मैं लाइव रिव्यू भी देता हूं आपके आंसर्स का। 1 सेकंड का आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको बता भी देता हूं, है ना। मैं आपको बता भी देता हूं किस तरीके से आपके द्वारा लिखे गए क्वेश्चंस के आंसर्स का आप लोगों को लाइव रिव्यू दिया जाता है। आप लोग ये देख सकते हैं इस स्लाइड को, आप लोग इस स्लाइड को देखें। आप लोग देखें, अगर किसी बच्चे के द्वारा कुछ क्वेश्चन लिखा गया, मैं यहां पे पूरा उनको रिव्यू देता हूं। आप किस तरह से इंट्रोडक्शन कर सकते थे, लैंग्वेज कैसे गुड है, किस तरीके से आप कंटेंट पे और काम कर सकते हैं। तो ये लाइव रिव्यू भी मेरे द्वारा हर एक बच्चे को दिया जाता है। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस को मेरे साथ हिस्ट्री और बाकी टीचर्स के अपने अपने कोर्सेज के लिए आप अटेंड करना चाहते हो, अगर आप लोग इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हो, आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ माय सेशंस हैव बीन हेल्पिंग यू इन एनी वे, देन प्लीज यूज माय रेफरल कोड फॉर अ 10% ऑफ। अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा रिटर्न करना चाहते हैं, अगर मेरे किसी भी तरीके से अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, प्लीज डू यूज माय रेफरल कोड अनुज यूपीएससी फॉर ए 10% ऑफ। जब भी आप प्लस को सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन को लेते समय आप यहां पे अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल जरूर करें। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लाइव पढ़ेंगे तो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग रहता है, उसका मजा कुछ अलग ही रहता है। और प्लीज टेलीग्राम चैनल की लिंक को आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला मेरा सेशन कभी भी आएगा, पीडीएफ में आपको वहां शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल को पे, तो आप लोग पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्यूचर की लिंक भी आपको दी जाएगी, वहां पे कोई सेशन होगा। और अगर आप लोग किसी भी तरीके से मेरे सेशन से आपको हेल्प कर रहे हैं, आप इस रेफरल कोड का प्रयोग करें। काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है, सर अगर हम इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो क्या हमें दूसरे एजुकेटर्स के कोर्सेस मिलेंगे? बिल्कुल, आपको दूसरे एजुकेटर्स, यूपीएससी कैटेगरी में 80 एजुकेटर हैं, पूरे के पूरे एजुकेटर के कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलेगा।
फ्री क्लासेस मेरे लिए आपके लिए मेरी आती रहेंगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, फ्री क्लासेस तो मेरी आती ही रहेंगी। और अगर आप फ्री क्लासेस के माध्यम से मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप मुझे हेड डेडिकेट कर सकते हो। आपके लर्निंग मिनट पे कभी आपको व्हाइट हेड मिलती है, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ब्राउन, कभी गोल्डन, कभी रेड। आप वो मुझे हेड डेडिकेट कर सकते हो। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इस रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हो, अनुज यूपीएससी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम। और मेरे कोर्सेज पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होते हैं, इन डेप्थ कोर्स होते हैं। आप लोग मेरे पढ़ाने के पैटर्न को जानते हो। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक कोर्स चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ही दिनों में मेरा बुक रिव्यू के ऊपर एक कोर्स आने वाला है, जिसमें मैं हिस्ट्री की 10 बुकों को रिव्यू करूंगा। उनकी आप पूरी किताबों को तो पढ़ नहीं सकते। अब ये किताब है जो उपिंदर सिंह की किताब है, पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। भारत के प्राचीन इतिहास में जो पॉलिटिकल वायलेंस रही, उपिंदर सिंह कौन है? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुत्री हैं श्रीमती उपिंदर सिंह। उनके द्वारा ये एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है। इतनी मोटी किताब को आपको नहीं पढ़ना है, आधे घंटे में आपको बता दूंगा यूपीएससी के लिए इस किताब में काम का क्या है। तो वो भी इसमें आने वाला है, वो सब आने वाला है, वो सब आपको मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब आपको बस क्या करना है, प्लस को सब्सक्राइब करके अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप मुझे कंट्रीब्यूट और सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, प्लस की प्राइसेस आज बढ़ी हैं, ऐसी संभावना हो सकती है कि फ्यूचर में और इंक्रीज हो। तो आप प्राइसेस और ज्यादा बढ़े इससे पहले इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, अनुज यूपीएससी। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और डेली टू डेली बेसिस पे 8:30 बजे मिलना मत भूलना। काफी सारे बच्चे आज लेट आए हैं ना, तो ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगले 10-15 मिनट क्लास और चलेगी। ऑप्शनल का भी मेरा कोर्स आएगा सोनू। यह क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। पोल चालू कर रहा हूं मैं, जल्दी से इसको सॉल्व करो, पोल चालू कर रहा हूं मैं। जल्दी से इसको सॉल्व करो, पोल चालू कर रहा हूं। काफी सारे बच्चों ने सी आंसर दिया, इसका सी आंसर सही है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था, रॉलेट एक्ट के बाद देखो, वैसे तो रॉलेट एक्ट के बाद रॉलेट सत्याग्रह होगी, है ना, लेकिन इसमें रॉलेट सत्याग्रह ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में सबसे, ऑप्शन में क्या होगा, जलियांवाला बाग ही तो हुआ है ना, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था। ये देखिए मैंने टाइमलाइन बनाई थी भाई, ये देखो, आप लोग इस टाइमलाइन को देखो। रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह चालू हुई ना इमीडिएटली। उसके बाद क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर जलियांवाला बाग आया। तो रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद तो सबसे पास तो जलियांवाला बाग है। आप लोग जरा इस क्वेश्चन को देखिए। और वैसे भी देखो, 1909 में मोर्लेमेंटो आया था, तो ये तो गलत है। 1920 में खिलाफत आंदोलन आया, जलियांवाला 1919 में हुआ, और चोरी चोरा 1922 में हुआ। तो 1919 की घटना और 1919 की घटना ही आसपास की होंगी ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गलती इसमें नहीं होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जरा ये पढ़ो, एनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, किस कानून को एनार्कियल कानून बोला गया था, अराजकता वाला कानून बोला गया था? पोल चालू कर रहा हूं, आंसर देना। पोल चालू कर रहा हूं, आंसर देना। क्लास 10 मिनट और चलेगी भाई, बहुत मजा आ रहा है। क्लास 5-10 मिनट और चलेगी, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, क्या बात है, ऊर्जा तो बड़ी मुझे देखने को मिल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम से कम 65% से भी ज्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही करा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एनआरकेएल एक्ट। पोल देखें, काफी सारे बच्चों ने 4 में से 4 आंसर सही दिए। तो अनअकैडमी पे कितना बढ़िया फीचर है भाई पोल का। वेरी गुड, क्या इंटरेक्टिव लाइव प्लेटफॉर्म है।
बच्चे अपनी डाउट पूछ सकते हैं लाइव। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करूं, 30 सेकंड दे रहा हूं पढ़ने के लिए, उसके बाद पोल चालू करूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी इस क्वेश्चन को चटकाना है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को चटकाना है। चलिए पोल चालू कर रहा हूं मैं, पोल चालू कर रहा हूं। वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने सही किया है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था यार। सिंपल लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन? जल्दी बचाओ, सिंपल लग रहा है कि नहीं? सिंपल लग रहा है कि नहीं? सिंपल लग रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। गांधी जी गिव ए कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट बिकॉज, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह को छेड़ दिया। क्यों? क्या कारण था? इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर इंडेफिनिट टाइम। ये केवल राजनीतिक अपराधियों के डिटेंशन की बात कर रहा था, गिरफ्तारी की बात कर रहा था, वो भी पता नहीं कितने समय के लिए। बी ऑप्शन, एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एंड नो अपील कुड बी फाइल अगेंस्ट सच अरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे कोई अपील का अधिकार नहीं होगा। इट एम टू कब द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय प्लेसिंग हाई टैक्सेस, इसने कर ज्यादा लगाने की बात करी और यह बात कर रहा था भारतीय सेना को दूसरे राज्य में भेजने की। पोल चालू कर रहा हूं, पोल में आंसर दो। सिंपल तो अब हो गया आपके लिए प्रियंका, सिंपल तो अब हो गया भाई। जो भी क्लास को शुरुआत से अटेंड कर रहा है, अब देखिए अगर आप 30 35 40 मिनट बाद क्लास को अटेंड करेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा। 85% के आसपास लोगों ने इस आंसर को सही दिया है। मतलब क्लास में हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं भाई, बहुत अच्छा तो कर ही रहे हैं हम। तो ये आप लीडर बोर्ड देखिए, काफी सारे लोग इतना सही कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और जितने लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग घबराओ मत, गलतियों से सीखना है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। एक आध लास्ट क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगले 5-10 मिनट में आपके साथ एक जनरल डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, एक तो आपको वहां पे पीडीएफ मिलती रहेंगी, साथ साथ आप लोगों को कोई भी फ्री लेक्चर आएगा तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको दे रखी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यूपीएससी सीएससी के ऊपर एक बैच चालू हो रहा है जीएस का बाइलिंगुअल, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। 8 तारीख से परसों से शुरू हो रहा है। यदि आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हो, आज ही कर लो, कल कर लो, क्योंकि कल भी मेरी 6 बजे क्लास है वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर। वर्ल्ड वॉर 1 और इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर एक मेरी 6 बजे क्लास है शाम को। ये वाली क्लास 8:30 बजे होगी, लेकिन पेड क्लास 6 बजे है ना। यदि आप लोग कंप्लीट हिस्ट्री को मेरे साथ तैयार करना चाहते हो और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अपने अपने सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरी फैकल्टीज आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो। आपको जैसा मैंने बताया, जल्दी से कोर्स शुरू हो रहा है। अनुज यूपीएससी रेफरल कोड है। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सवाल है, मैं 5 मिनट आपके साथ और लाइव हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे सेशंस किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं,
अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन के लिए मेरे सेशंस हेल्पफुल है, तो आप अनुज यूपीएससी रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन प्लस को सब्सक्राइब करना चाह रहा है भाई? वो इस रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करें। देखिए, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मेरी फ्री क्लासेस आती रहेंगी। मैंने क्यों 7 दिन की फ्री सीरीज चालू की है? आप लोगों के लिए ये सब चालू की है ना? तो ऐसे नहीं फ्री क्लासेस मेरी नहीं आएंगी, वो भी आएंगी, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से करना चाहते हो, पूरी तैयारी को स्ट्रक्चर तरीके से करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑप्शनल का बैच भी मेरा आएगा, है ना? ऑप्शनल का भी आएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल भी मैं आपको पढ़ाता हूं। ओके, so with this my dear friends we come to end of the session of discussion for today। इसी के साथ मित्रों हम आज के सेशन के अंत पे आते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सेशंस आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे और आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। कल भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा, फिर एंशिएंट के ऊपर, मिडिवल के ऊपर। अच्छा, जैनिज्म और बुद्धिज्म में बच्चों को जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता है यार, उसके ऊपर भी सेशन रखा है भाई। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी सेशन रखा है। ओके, तो आप लोगों से आज मेरा अलविदा करने का आज के लिए वो आ चुका है। फिर भी मैं 2-3 मिनट और लाइव हूं, आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हो। बिल्कुल, क्लास को देख, आप मेरी क्लास को देख सकते हैं अगर आप क्लास 8 में भी हो, नॉलेज में हो। लेकिन मैं कहूंगा अभी आप 12th तक तो अपनी ही तैयारी करें। इंडिगो की फार्मिंग क्यों जरूरी थी? अपर्णा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर इंडिगो की वो क्यों जरूरी थी? 2 महीने में बुक लॉन्च होगी। इंडिगो की फार्मिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि ब्रिटेन क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपने कपड़ों को रंगने के लिए उनको ब्लू कलर की जरूरत थी। हर चीज के पीछे एक कारण है। तो मित्रों, आज के सेशन में मैं यहीं पे एंड पे आता हूं, है ना? आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हो, ये रेफरल कोड है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आप लोग कल के सेशन भी मेरे साथ मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कल का सेशन आप लोगों का 8:30 बजे है और अगर आप प्लस क्लास को वर्ल्ड वॉर 1 के अटेंड करना चाहते हो तो आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।